Assalamu alaikum students. Now today we will discuss the three topics that's field of a magnetized object, um, physical interpretation of bound terms, and the auxiliary field H. Three topics we will discuss inshallah. Now the first topic is the field of a magnetized object. No, basically, the field of a when we discuss the field of a magnetized object, we say that we have bound currents. No, basically, what is the derivation of this field of a magnetized object? We know that suppose we have a piece of magnetized material. This is the magnetized material, piece of a magnetized material in which we have a volume and that is d dot dash. This is the magnetic dipole moment, and we have to find out the magnetization at this point P. The distance between them is equal to R. Uh, no, basically, suppose we have a piece of magnetized material, the magnetic dipole moment per unit volume m. अब हमने जो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटाइजेशन को, एंड मैग्नेटाइजेशन क्या होती है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, दैट इज एम. सो यहाँ से आप ये देख लें कि m इज इक्वल टू magnetic dipole moment per unit volume, so m over d dot dash, and from here we can also write small m is equal to capital M d dot dash. Capital M is magnetization and this is magnetic dipole moment. So from here M is given, what field does this object produce? Well, the first of all हम यहाँ पे एक define करेंगे. हमें पता है कि जब भी हम मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, उसमें फील्ड को देखते हैं, तो हमें पता है कि हमने एक इसमें वेक्टर पोटेंशियल होता है. वेल, द वेक्टर पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल डाइपोल मोमेंट. हम वेक्टर पोटेंशियल जब हमने पहले भी लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, उसकी डिराइव भी किया था हमने ये वाली एक्सप्रेशन. तो मैग्नेटिक डाइपोल द वेक्टर पोटेंशियल ऑफ सिंगल डाइपोल m is given by this. AR is equal to mu naught over 4 pi m cross r unit vector over r square. In the magnetized object, we know that this is the vector potential of a single element, okay, which a single element in some volume d dot dash. But if we in the each volume element d dot dash carries a dipole moment, ठीक है. बेसिकली जब हम पूरे वॉल्यूम का कैलकुलेट करेंगे तो फिर हम उसका इंटीग्रेट करेंगे. अगर हम इंटीग्रेट में ये लिखते हैं कि m d डॉट डैश, तो ये जो m है उसको हम इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो m को हम लिखेंगे कैपिटल M d डॉट डैश. इस m को हम लिखेंगे कैपिटल M d डॉट डैश. तो जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ओवर द वॉल्यूम d डॉट डैश, तो हम उसको लिखेंगे m r डैश. r डैश हमने क्यों लिखा है? क्योंकि जो भी वॉल्यूम के अंदर जो हम ले रहे हैं वो हमारे पास डैगर डैश के साथ हम उसको लेंगे, ठीक है. d डॉट डैश है और यहाँ पे r डैश, ठीक है. तो m r डैश क्रॉस r यूनिट वेक्टर ओवर r स्क्वायर. अब यहाँ इस r और इस r को आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं करना. ये r होगा ओरिजिन से डिस्टेंस एलिमेंट का, ठीक है. जिस एलिमेंट जो हमारा सोर्स है, ओरिजिन से डिस्टेंस सोर्स का, और जिस पॉइंट पे हमने कैलकुलेट करना है वो जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू r. वो सिंपल r होगा, ठीक है. जिस पॉइंट पे यानी P पॉइंट पे उसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा वो R होता है, और जो हमारे पास सोर्स है उसका डिस्टेंस जो है वो एक सोर्स पॉइंट होता है और एक फील्ड पॉइंट होता है. जो सोर्स है वहाँ वो डिस्टेंस R डैश होगा ओरिजिन से, और जो हमारे पास फील्ड पॉइंट है वो डिस्टेंस R होगा.
और इन दोनों सोर्स और फील्ड के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास आर यूनिट वेक्टर होगा, आर आर होगा, ठीक है, ये वाला आर। अब ये तो हमने थोड़ा सा मैंने बैक से आपको एक्सप्लेन कर दिया। बहरहाल जो हमारे पास नेक्स्ट है कि अब इसमें ये है कि ये जो आर यूनिट वेक्टर ओवर आर स्क्वायर है, that is equal to according to the section 4.2.1, the integral can be cast in a more eliminating form by exploiting the identity. ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, del dash 1 over r is equal to r unit vector over r square, ठीक है। इसको हमने यूज करना है यहाँ पे। इसको हम कैसे करेंगे कि म्यू नॉट ओवर 4 पाई आपके पास एम आर डैश जो है वो इस तरह से हो जाएगा, क्रॉस आर यूनिट वेक्टर ओवर आर स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे डेल डैश 1 ओवर आर, ठीक है, डेल डैश 1 ओवर आर इंटू डी टॉर डैश, ठीक है। ये तो हम ये दोनों के साथ ही आ जाएगा ना, डी टॉर डैश, ठीक है। यहाँ पे एम आर यूनिट वेक्टर एम आर डैश क्रॉस डेल डैश 1 ओवर आर, इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी। ये जो आर यूनिट वेक्टर ओवर आर स्क्वायर की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा, अब ये देखें, ये वाली जो एक्सप्रेशन है दैट इज द प्रोडक्ट रूल 7, ठीक है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे प्रोडक्ट रूल्स, ये बेसिकली उसमें से है। अब इसमें ये जो ये देखिए, ये हमारे पास ये वेक्टर है क्रॉस डेल एफ, ठीक है। तो ये वाली चीज ये बन रही है ए क्रॉस डेल एफ, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट रूल है वो ये होता है डेल क्रॉस एफ ए इज इक्वल टू एफ डेल क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस डेल एफ, ठीक है। लेकिन हमारी जो टर्म है ये वाली वो ये है, ठीक है। तो अब हमने इसको इस तरह से लिखना है ए क्रॉस डेल एफ, इसको इस साइड पे ले जाएं और दूसरी टर्म को इधर ले आए, वी हैव एफ डेल क्रॉस ए माइनस डेल क्रॉस एफ ए। जब हमने यहाँ पे ये पुट किया तो हमारे पास म्यू नॉट ओवर 4 पाई 1 ओवर आर, ये देखें एफ जो है वो हमारे पास है 1 ओवर आर और ए हमारे पास क्या है एम जो मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है। तो 1 ओवर आर डेल डैश क्रॉस एम आर डी टॉर डैश माइनस माइनस के साथ, ये देखिए ये माइनस है, तो हमारे पास आ जाएगा डेल क्रॉस एम आर डैश, क्योंकि हमारे पास क्या है एफ ए है ना, तो एफ ए एफ हमारे पास क्या है 1 ओवर आर और ए क्या है एम आर, ठीक है। तो डी टॉर डैश ये हमारे पास आ गए, प्रोडक्ट रूल को हमने लिख दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है एक ये वाली एक्सप्रेशन जो है, इसको बेसिकली ये जो हमारे पास ऊपर ये वाली एक्सप्रेशन थी, इसको हम ये वाला, ये जो लास्ट वाला राइट साइड पे जो लास्ट टर्म है डेल क्रॉस एम आर डैश ओवर आर डी टॉर डैश, इसको हम एक प्रॉब्लम हमने की थी, प्रॉब्लम 1.61b, invite us to express the latter as a surface integral, ठीक है। वो जो प्रॉब्लम थी ना उसमें वो मैंने थोड़ी सी यहाँ पे लिख दी है, आप बेशक इसको बैक पे जाके 1.61 प्रॉब्लम है उसको देख भी सकते हैं, लेकिन मैंने ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें देखें ये लिखा हुआ है इंटेग्रल वॉल्यूम इंटेग्रल डेल क्रॉस वी इंटू डी टॉ, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस सरफेस इंटेग्रल v क्रॉस डी ए, ठीक है। दैट इज नॉट द डाइवर्जेंस थ्योरम या कोई कर्ल थ्योरम है, ये सिर्फ हमारे पास जो है वो इसको इसका एक्सप्रेशन को मतलब इसकी डेरिवेशन भी होगी, लेकिन अभी आप इसको इस तरह से देख लें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू नॉट ओवर 4 पाई 1 ओवर आर डेल क्रॉस एम आर डैश डी टॉर डैश इज इक्वल टू, अब ये वाली जो एक्सप्रेशन है इसको हमने इस तरह से लिखा है, ठीक है। वहां पे आप जो लास्ट था वो डेल क्रॉस 1 ओवर एम आर ओवर आर डी टॉर डैश था, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये माइनस है उधर माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ये देखें ये सरफेस इंटीग्रल है 1 ओवर आर आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, बाहर उसको ले जाएं क्योंकि वो तो वेक्टर नहीं है ना, तो उसको हम आउटसाइड ले सकते हैं। तो वी हैव एम आर डैश क्रॉस डी ए डैश, ठीक है, क्रॉस डी ए डैश, ठीक है। अब ये देखें ये हमारे पास आ गया,
the first term looks just like the potential of a volume element. ठीक है, अब यहाँ देखो कि हमारे पास इसकी जगह पे हम अगर जे बी पुट कर दें तो वी हैव जे बी ओवर आर जे बी डी टॉ डैश आ जाएगा, जे बी डी टॉ डैश, तो वो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम करंट। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ एम क्रॉस एन यूनिट वेक्टर, तो वहां से हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, सरफेस करंट। ठीक है, यानी कि हम अगर यहाँ पे लिखते हैं डेल क्रॉस बी की जगह पे जे बी और एम क्रॉस एन यूनिट वेक्टर की जगह पे के बी, तो दैट इज, तो यहाँ पे हमारे पास ये वॉल्यूम करंट हो जाएगा और ये सरफेस करंट। ठीक है, तो अब इसमें वेयर एन इज द नॉर्मल यूनिट वेक्टर, विद दीज डेफिनेशंस हम क्या करते हैं कि हम इनकी जगह पे जे बी आर डैश ओवर आर डी टॉ डैश पुट कर देते हैं, म्यू नॉट ओवर 4 पाई के बी आर डैश डी ए डैश। अच्छा, ये डी ए डैश जो है वो हमारे पास अब मैग्नीट्यूड है एरिया की। ठीक है, एरिया की मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये भी वॉल्यूम है ना, तो ये भी हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड है और ये भी हमारे पास मैग्नीट्यूड है, यानी के वी डी ए डैश, दैट इज द सरफेस करंट एंड दैट इज द वॉल्यूम करंट। ठीक है, तो ये हमारे पास के बी आर डैश डी ए डैश, हमने यहाँ पे ये देखें ये वेक्टर था, इसकी जगह हमने इसको हम ये लिख सकते हैं एन यूनिट वेक्टर डी ए, क्योंकि वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है दैट इज परपेंडिकुलर, तो हम उसको एन यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं एन यूनिट वेक्टर डी ए डैश, तो इसलिए मैंने इसको लिख लिया एम क्रॉस एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ से हम ये फाइंड आउट हो गया कि द वेक्टर पोटेंशियल ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, the vector potential of a magnetized material is the sum of the potential produced by volume current density JB, volume current density JB and surface current density KB. तो इसका मतलब ये है कि with this means is that the potential of a magnetized object is the sum of the volume current density JB is equal to del cross M throughout the material plus a surface current KB is equal to M cross N on the boundary. तो यानी बेसिकली हमारे पास जो है ये जैसे हमने किया था फील्ड ऑफ अ पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट में, तो उसमें हमने क्या फाइंड आउट की थी, बाउंड वॉल्यूम चार्ज दैट इज रो बी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट पी एंड प्लस अ बाउंड सरफेस चार्ज सिग्मा बी इज इक्वल टू पी डॉट एन यूनिट वेक्टर। इस तरह ही यहाँ पे के बी जो है वो हमारे पास आ गया एम क्रॉस एन यूनिट वेक्टर, और जो जे बी है वो हमारे पास है डेल क्रॉस एम। ठीक है, तो ये दो जो है वो हमारे पास जो है बाउंड करंट डेंसिटी, वॉल्यूम करंट डेंसिटी एंड सरफेस करंट डेंसिटी जो है वो हमारे पास हमने बाउंड वॉल्यूम करंट एंड बाउंड सरफेस करंट। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल है, एग्जांपल 6.1, ये आप लोग बेशक ना करें, इसको छोड़ दें। ठीक है, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है दैट इज अनदर टॉपिक, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बाउंड करंट्स। ठीक है, अब इसमें ये है कि हमने लास्ट सेक्शन में ये पढ़ा है कि वी फाउंड दैट द फील्ड ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिकल टू द फील्ड that would be produced by a certain distribution of bound currents. यानी कि हमने जो है लास्ट सेक्शन में ये पढ़ा कि जो भी हमने फील्ड ऑफ अ मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली जो बाउंड करंट्स की बात हमने की उसमें जे बी एंड के बी के। अब यहाँ पे हम जो है वो बेसिकली इन दोनों जो हमारे पास जे बी और के बी की वैल्यूज आई हैं, दैट इज जे बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस एम एंड के बी इज इक्वल टू एम क्रॉस एन यूनिट वेक्टर, तो उसको हम उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि क्या ये वैल्यूज हमारे पास फिजिकली भी हम ये फाइंड आउट होती हैं कि नहीं, कि हमने इसको सिर्फ मैथमेटिकली कैलकुलेट किया, तो अगर हम किसी फिजिकली किसी डायग्राम से देखें कि उस वक्त हमारे पास क्या ये वैल्यूज आती हैं कि नहीं। I want to show how these bound currents arise physically.
ठीक है। दिस विल बी इसमें द रिगोरस बेसिकली हमारे पास ये है कि हम ये कंसिडर करते हैं कि वी हैव अ थिन स्लैब ऑफ यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। ठीक है, बेसिकली एक we have a thin slab of uniformly magnetized material in which we say that the magnetization is in this direction, यानी upward direction में होगा magnetization जो है that is in upward direction। ठीक है। अब इसमें ये है कि जो इसमें जो पूरे इस थिन स्लैब ऑफ यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है, इसमें जो है दैट इज करंट इज फ्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अगर हम इसको अंदर छोटे छोटे करंट लूप्स ले लेते हैं, ठीक है, तो उसमें भी जो करंट जो है दैट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हर एक में, हर करंट लूप में जो है वो करंट जो है दैट इज फ्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि इसको हमने एक बड़ा, हमारे पास थिन स्लैब ऑफ यूनिफॉर्मली मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है, हमने उसको जब उसके अंदर स्मॉल करंट लूप्स ले लिए, उन करंट लूप्स में भी करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब ये देखें यहाँ पे कि ये जो अंदर वाली जो दो करंट लूप्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि एक जो है वो इस डायरेक्शन में है और दूसरी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है। ये भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है, ये भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है, इसके बाद ये भी सारी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है। कौन सी करंट एग्जिस्ट कर रही है? जो कि इस बाहर वाली सरफेस पे होगा करंट लूप। ठीक है, जो इधर आउटसाइड होगा, जिसके साथ एडजेसेंट में कोई और करंट लूप नहीं होगा, वहाँ वो वाली जो है करंट एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब ये है कि सिर्फ जो है करंट कहाँ फ्लो कर रहा है? सरफेस पे। अंदर जो है वो कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। नोटिस दैट ऑल द इंटरनल करंट्स कैंसल every time there is one going to the right, the one is going to the left। एक राइट की तरफ मूव कर रहा है तो दूसरा लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। सो द इंटरनल करंट्स कैंसल। However, at the edge there is no adjacent loop। एज पे कोई adjacent loop नहीं होगा, तो सिर्फ एज पे करंट जो है वो फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो देर इज नो adjacent loop to do the cancelling। The whole thing is equivalent to a single ribbon of current I flowing around the boundary। इसका मतलब ये है कि हम ये कहते हैं कि जो सिर्फ जो करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, एक सिंगल रिबन है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, एंड दैट करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, एक और चीज है कि जो थिन स्लैब है, इसकी जो थिकनेस है दैट इज इक्वल टू टी। ठीक है, एक तो ये टी थिकनेस हमें गिवन है, और हमने ये कहते हैं कि जो इसकी मैग्नेटाइजेशन है दैट इज इन अपर आउटर डायरेक्शन। ठीक है, इन दिस डायरेक्शन। और जो एन यूनिट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा, एन यूनिट वेक्टर जो है वो हमारे पास जो है हर सरफेस जो भी, अगर ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर होगा। अगर अपर सरफेस यहाँ पे कोई लेंगे तो वो इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मतलब हर सरफेस के एन जो है वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब इसमें यह है कि इसको हम आगे भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे फ्लोइंग अराउंड द बाउंड्री। ठीक है, ये तो समझ आ गई कि जो करंट है जो अगर हम इसको डिफरेंट स्मॉल करंट लूप्स में जिसको डिवाइड करते हैं इस वॉल्यूम को, तो उसमें जो इनसाइड इंटरनल करंट्स हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। सिर्फ जो करंट कहाँ पे फ्लो कर रहा है, current is equivalent to a single ribbon of current I flowing around the boundary। तो what is this current in terms of m? हम in terms of m calculate करेंगे कि क्या करंट है। say that each of the tiny loop has area a। ठीक है, ये जो टाइनी लूप्स है ना, इन सब का एरिया जो है वो a के इक्वल है। ठीक है, इन सब का एरिया जो है वो a के इक्वल है, और थिकनेस किसके इक्वल है?
ठीक है। इन टर्म्स ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, अब आगे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास जो है वो इसकी डेरिवेशन वगैरह आप कैसे कैलकुलेट करोगे। एक तो ये है कि हमें पता है कि जो मैग्नेटाइजेशन है, दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को ऐसे लिख सकते हैं मैग्नेटाइजेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब ये देखें कि मैंने आपको भी पहले बताया है कि जो करंट लूप है ना, उसका जो एरिया है दैट इज इक्वल टू ए। ठीक है, यानी कि ये जो है वो हमारे पास अगर एक करंट लूप है, जैसे करंट मैंने आपको बताया कि करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, इसके इर्द गिर्द इधर फ्लो कर रहा है करंट। ठीक है, इस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। और ये जो है वो हमारे पास एक करंट लूप है, वॉल्यूम उसको ले सकते हैं वॉल्यूम के तौर पे। तो ये हमारे पास क्या है, ए है इसकी एरिया, और जो इसकी थिकनेस है दैट इज इक्वल टू टी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल एम ए टी आपके पास क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, अब इसका हमें एक और भी एक एक्सप्रेशन का पता है कि मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आई ए, ये भी आपको पता है, करंट इनटू एरिया। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर हम इसको हम इक्वल लिख सकते हैं, आई ए इज इक्वल टू एम ए टी, और फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट आई इज इक्वल टू एम टी। ठीक है, m इज इक्वल टू ए टी, ये वही सारी एक्सप्रेशन है, m इज इक्वल टू आई ए, देयरफॉर I इज इक्वल टू एम टी। सो अच्छा, एक और भी बात है कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई एम टी। हमें ये भी पता है कि जो हमें डेफिनेशन पिछले चैप्टर नंबर 5 में हमने की थी कि के बी इज इक्वल टू डी आई, यानी सरफेस करंट इज इक्वल टू करंट पर यूनिट लेंथ। ठीक है, surface current is equal to current per unit length. Kb is equal to di over dl perpendicular. ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास so the surface current is equal to Kb is equal to I over T is equal to M. हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि so the surface current is equal to Kb is equal to I over T, यानी कि जो डी एल है उसकी जगह पे हमने क्या लिखा, टी। अब आई ओवर टी अगर मैं इसको लिखती हूँ, के बी इज इक्वल टू आई ओवर टी, तो आई ओवर टी अगर आप लिखें तो दैट इज इक्वल टू एम। तो हमारे पास के बी फिर क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एम, क्योंकि आप यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर दें एम टी ओवर टी, mt over t is equal to m. So using the outward drawn unit vector and unit vector, the direction of kb is conveniently indicated by the cross product kb is equal to m cross n. हम ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड की फॉर्म में कैपिटल m आ जाएगा ना, लेकिन अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो वी हैव m क्रॉस n यूनिट वेक्टर। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि m जो है वो उसकी डायरेक्शन तो हमेशा यहाँ पे होगी अपवर्ड। अच्छा, अगर हम ये वाली सरफेस ले लें तो यहाँ पे जो n है वो इसी की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यहाँ पे जो n है, n यूनिट वेक्टर, वो इसी डायरेक्शन में होगा, यानी अपर सरफेस की मैं बात कर रही हूँ। अगर अपर सरफेस हम ले लेते हैं तो n भी इसी डायरेक्शन में होगा और m भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये जो यहाँ पे आपके पास सरफेस करंट जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि आपके पास दोनों पैरेलल में है। ठीक है, इस ऊपर वाले सरफेस। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे या इसकी बात करेंगे तो उस वक्त हमारे पास n जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, जैसे हमने ऊपर भी डायग्राम में आपने देखा था ना, यहाँ पे इस डायरेक्शन में m अपवर्ड है और यहाँ पे के लिए जो n है वो इस डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो उस वक्त हमारे पास m जो है वो एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास करंट कहाँ फ्लो करेगा, सिर्फ इस जगह पे, ऊपर करंट नहीं है, इस सरफेस पे करंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे करंट होगा। यहाँ पे करंट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि m और n जो है वो पैरेलल है।
तो इसका मतलब ये है कि दिस एक्सप्रेशन आल्सो रिकॉर्ड्स द फैक्ट दैट देयर इज नो करंट ऑन द टॉप और बॉटम सरफेस ऑफ द स्लैब. Here M is parallel to N, so the cross product vanishes. Clear है students? ठीक है, तो अब हमारे पास ये है कि इसके बाद एक छोटी सी बात हम ये भी करते हैं कि हम ये कहते हैं कि KB जो है that is the bond surface current. So no single charge make up whole trip on the loop. ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम KB जो है वो बेसिकली बॉन्ड सरफेस करंट है. हम कहते हैं कि इसमें करंट ही मूव कर रहा है. कोई भी सिंगल चार्ज जो है वो does not make up whole trip on the loop. Each charge move in tiny loop. हम ये कहते हैं कि each charge जो है वो छोटे छोटे loops में मूव कर रहा है और वो हमारे पास करंट की फॉर्म आ जाती है कि each charge move in tiny loops. So net effect is macroscopic current over surface. Macroscopic जो net effect है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, current over macroscopic current over surface. So bound every charge is हमें और bound का जब हम बात करते हैं ना तो इसका मतलब ये है कि every charge is attached to particular atom. ठीक है, मतलब बाउंड की बात जब हम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एवरी चार्ज इज अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर एटम. बेसिकली जो चार्ज है वो छोटे छोटे लूप्स में जब उसका अपना राउंड ट्रिप कंप्लीट करता है, मूव इन टाइनी लूप्स, तो वो हम ऐसे ही कंसिडर करते हैं जैसे कि करंट जो है वो पूरे करंट जो है वो मैक्रोस्कोपिक करंट ओवर सरफेस, यानी कि छोटे छोटे लूप्स में वो एक चार्ज मूव कर रहा होता है. तो हम ये कंसिडर करते हैं कि जो करंट है मैक्रोस्कोपिक करंट है दैट इज मूविंग ओवर द सरफेस. तो ये तो हो गया कि हमारे पास. अच्छा, इससे हमने ऊपर जो है वो तो फाइंड आउट कर लिया कि KB इज इक्वल टू M क्रॉस N. अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, JB इज इक्वल टू डेल क्रॉस M. ठीक है, वो हम उसके लिए हम ये कंसिडर करते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि मैग्नेटाइजेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसके लिए हमें पता होगा कि जो इंटरनल करंट्स हैं वो तो कैंसिल नहीं होंगी. ठीक है, जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फिर तो इंटरनल करंट्स जो है वो कैंसिल नहीं होंगी. हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जैसे ये कोई भी स्पेस है. ठीक है, स्पेस है, इसमें दो हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं. अच्छा, अब इसमें ये है कि एक करंट जो है वो एक मैग्नेटाइजेशन, वो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन जो चेंज हो रही है, मैग्नेटाइजेशन किसके अलोंग है, अलोंग Z एक्सिस के. जो इसमें चेंज आ रही है दैट इज अलोंग Y एक्सिस. ठीक है, और द करंट जो है वो फ्लो हो रहा है अलोंग Y एक्सिस. ये वाला, इसमें मैग्नेटाइजेशन कम है और इसमें मैग्नेटाइजेशन ज्यादा है. तो हम इसको कह देते हैं कि वी हैव MZY एंड MZY प्लस DY. ठीक है, जो थिकनेस है दैट इज अलोंग Z एक्सिस, तो हमसे DZ ले लेते हैं. और जो ये हमारे पास चेंज आ रही है इसको हम ले लेते हैं DY. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम ये कंसिडर करते हैं व्हेन द मैग्नेटाइजेशन इज नॉन यूनिफॉर्म द इंटरनल करंट्स नो लॉन्गर कैंसिल. ठीक है, एंड फिगर 6.18 शोज टू एडजेसेंट चंक्स, दो हमने सिर्फ लिए हैं, ऑफ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल विद अ लार्ज एरो ऑन द वन टू द राइट. ठीक है, जो राइट साइड पे है उस पे हमने लार्ज एरो लिखा, उससे वो क्या शो करा कि वहाँ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा है, सजेस्टिंग बेटर मैग्नेटाइजेशन एट दैट पॉइंट. ऑन द सरफेस वेयर दे जॉइन देयर इज अ नेट करंट इन द x डायरेक्शन. ठीक है, they join, there is a net current in the x direction. ठीक है, अब ये दोनों जो हैं वो हमारे पास, अगर ये दोनों x y और x z एक्सिस के दरमियान में है तो जो करंट है दैट इज अलोंग ix. तो हमारे पास जो है there is a net current in the x direction. we have ix is equal to, you know that कि करंट किसके इक्वल होता है, mt के. अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया I is equal to mt. तो m आपके पास है MZY प्लस DY, फाइन मतलब जो ग्रेटर है माइनस स्मॉलर MZY इंटू DZ. T की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, DZ. ठीक है, उसकी थिकनेस थी ना T, तो DZ हमने पुट कर दिया. अच्छा, अब यहाँ से ये है कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पार्शियल MZ ओवर पार्शियल Y इंटू DY DZ.
ये मतलब अगर हम बैक पे जाएं तो हमारे पास वही चीज आ जाएगी dy, इन दोनों को कैंसिल करें तो वी कैन राइट इट एज पार्शियल mz ओवर पार्शियल y dy dz। अब देखें आपको ये भी पता है कि I इज इक्वल टू जो J होता है करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू JA। अब ये जो है दैट इज इक्वल टू A एंड दिस इज इक्वल टू, हम इसको J पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये A है एरिया और ये हमारे पास क्या है J। तो हम इसको लिख सकते हैं द वॉल्यूम करंट डेंसिटी इज देयरफॉर पार्शियल mz ओवर पार्शियल y। ठीक है, ये तो हमारे पास इस केस के लिए वैल्यू आ गई जब हमारे पास जो है वो चेंज जो है दैट इज अलोंग बाय एक्सिस आ रहा है। मैग्नेटाइजेशन में जो चेंज आ रही है दैट इज अलोंग बाय एक्सिस, और वैसे जो मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन है दैट इज अलोंग z एक्सिस। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं पार्शियल z ओवर पार्शियल y। अब नेक्स्ट जो है, अगर हम इन एलिमेंट्स को चेंज करते हैं तो हम ये कहें कि जो मैग्नेटाइजेशन है दैट इज अलोंग y एक्सिस, और जो चेंज आ रही है, जो चेंज ये देखें शो हो रही है कि ऊपर ग्रेटर है और नीचे स्मॉल है। तो हम ये कहते हैं कि हम इस चेंज को रिप्रेजेंट कर देते हैं MYZ, और इसको हम कह देते हैं जहाँ पे ग्रेटर है दैट इज Z प्लस DZ। जहाँ पे स्मॉल है उसको हमने MYZ लिख लिया। जहाँ पे ग्रेटर है मैग्नेटाइजेशन ग्रेटर कहाँ से शो हो रही है, ये एरो से। ठीक है, वहां पे हमने लिख दिया MYZ प्लस DZ। ठीक है, अब इसको हम जो है वो इसको भी अगर एक्सप्लेन करें तो हम इसी तरह ही हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो चेंज आ रही है इसको हम ले लेते हैं मतलब पार्शियल MY ओवर पार्शियल Z। जैसे हमने ऊपर लिखा ना JBX इज इक्वल टू पार्शियल MZ ओवर पार्शियल Y। ठीक है, इस तरह ही हम जो है वो लिखेंगे पार्शियल MY ओवर पार्शियल Z। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो जो चेंज आ रही है वो टुवर्ड्स नेगेटिव Z एक्सिस आ रही है, टुवर्ड्स नेगेटिव Z एक्सिस चेंज आ रही है। यहाँ पे हमारे पास जो चेंज आ रही थी टुवर्ड्स पॉजिटिव Y एक्सिस थी, यहाँ पे जो चेंज आ रही है टुवर्ड्स नेगेटिव Z एक्सिस आ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लिख लेंगे। ठीक है, तो अब इसको दोनों जो हमारे पास टोटल JB की वैल्यू आएगी, टोटल जो हमारे पास करंट डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू पार्शियल MZ ओवर पार्शियल Y माइनस पार्शियल MY ओवर पार्शियल Z। ठीक है, इसको अगर हम IJ की फॉर्म में लिखना चाहें, ये हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है XYZ पार्शियल बाय पार्शियल X पार्शियल बाय पार्शियल बाय पार्शियल बाय पार्शियल Z MX MY MZ। तो x जो कोऑर्डिनेट है, अगर हमारे पास x कोऑर्डिनेट है तो वो हमारे पास हो जाएगा पार्शियल MZ ओवर पार्शियल Y माइनस पार्शियल MY ओवर पार्शियल Z। तो ये आपके पास आ जाएगा पार्शियल MZ ओवर पार्शियल Y माइनस पार्शियल MY ओवर पार्शियल Z। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं JB इज इक्वल टू डेल क्रॉस M। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों एक्सप्रेशंस हमने फाइंड आउट कर ली कि फर्स्ट केस में हमने ये कह दिया कि जो करंट डेंसिटी है सरफेस करंट डेंसिटी इज इक्वल टू M क्रॉस N। That is the physical interpretation of surface current, and that is the physical interpretation of volume current। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में आपको एक्सप्लेन करती हूँ।